चाहिए होगा जो अच्छी, जिसकी रीडिंग अच्छी हो। किसकी है रीडिंग अच्छी? आपकी है? आप कर लिया करें जल्दी, क्विकली करना है, मेरे साथ केमिस्ट्री मैच करनी है बस जल्दी से। 194 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे हम। मैं वो कोर्स आउटलाइन बताया था, चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम रूटीन में आएंगे। ठीक है, ये ज़रा चेंज नेचर का सब्जेक्ट है और इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है कोड ऑफ एथिक्स की, तो ये हमें पता होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स वैसे आपने टेक्स्ट में पढ़ लिए होंगे, ठीक है, उसको आपने टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे आपको ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव में और कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ों को पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है कि कोड ऑफ एथिक्स बनाए किसने? आईफैक ने बनाए। किसने बनाए जी? आईफैक क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, याद रहेगा जी। मुश्किल सवाल ना मुझसे पूछा करें यार। आप आ जाएं पेज नंबर 12 पे। ये देखें, मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने लगा हूँ और 13 में शुरू भी नहीं किया है, तो मैं कहाँ लेके आया हूँ आपको? चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, ये खूबसूरती कह लें या बदसूरती कह लें, ऑडिटिंग की है। ठीक है, कि चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक हो गई जी। तो 4.2 में है, तो इसने भी लिखा हुआ है डेफिनेशन। आईफैक को क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अब सी से क्या बनता है? आपने आईफैक फोन करना है, उनसे पूछना है कि सी क्या है। ठीक है, ये अकाउंटिंग का जो एसी है ना पहला, वो है मेरे ख्याल में। ठीक है, याद रहेगा जी। अच्छा, आईफैक के अंडर ना बहुत से बोर्ड्स हैं, बहुत से बोर्ड्स, BORDS बोर्ड। उसमें से एक बोर्ड है IAA। सुना हुआ है? कहाँ सुना था? अच्छा, IAA बोर्ड है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। इसका काम क्या है? स्टैंडर्ड्स बनाना। ठीक है, समझ गए? स्टैंडर्ड कौन कौन सा बनाया इसने? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए। इसने रिव्यू एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। और ये रिव्यू एंगेजमेंट कौन सी वाली है? वो जहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होते थे। समझ गए? इसके अलावा कुछ और तरह के स्टैंडर्ड भी हैं जो आपके कोर्स में अभी फिलहाल नहीं है। CFAB में इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से लेके 200 से लेके 700 तक यहाँ आते हैं ना, ये सीरीज 200 से लेके, याद है ना? अच्छा, इसकी सीरीज कौन सी है? 2400, 2410। ये दो स्टैंडर्ड है इस सीरीज में, है ही दो स्टैंडर्ड। फिर आगे 800 सीरीज है, 900 सीरीज आपके कोर्स में भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, 3300 सीरीज है, वो अभी आप कोर्स में नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और रिव्यू स्टैंडर्ड के अलावा कुछ और तरह के स्टैंडर्ड्स भी हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। आपको पता होनी चाहिए, कोर्स में नहीं है, इतना पता नहीं, कुछ और तरह की चीज़ें भी हैं। ठीक है, जैसे एक 3400 स्टैंडर्ड है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी आगे पास आती है, आगे कहती है मैंने अपने 6 सालों की प्रोजेक्शन बनाई है। बैंक कहता है इसको रिपोर्ट लेके आओ। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती, वो और तरह की रिपोर्ट होती है। तो वो कौन डील करता है उसको? 3400 स्टैंडर्ड। किसको? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जबकि ऑडिट में क्या होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ा हुआ ना आपने? हिस्ट्री होती है, पढ़ा हुआ ना? बोले यार, चलें, वेरी गुड। तो ये जितने भी तरह के स्टैंडर्ड है, कौन बना रहा है? इस तरह कुछ और बोर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिसिंग कमेटी के बोर्ड हैं, डिफरेंट बोर्ड हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं। याद रहेगा? पक्की बात है। अच्छा, आईफैक खुद क्या करता है? कोड ऑफ एथिक्स में होता है, या इसके कोई बोर्ड ही नहीं किसी यूज़ किया, डायरेक्ट क्या किया इन्होंने?
डायरेक्ट क्या किया इसने, ऐसे खुद बनाए। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा आईफैक क्या है, आईफैक का ऑब्जेक्टिव समझ लें। आईफैक का ऑब्जेक्टिव बड़ा मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमीज बेहतर हो मुल्कों की। तकरीबन 200 कुछ मुल्क हैं, 200 कुछ मुल्क हैं दुनिया में, ठीक है। और उन 200 कुछ मुल्कों में से अगर इसका 4.2 का पैराग्राफ नंबर 1 पढ़े ना, ठहरेंगे मिनट, इसमें थर्ड लाइन पे है, ठीक है। 130 कंट्रीज पे तकरीबन आईफैक के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। यानी 130 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, आईफैक के मेंबर्स। 130 मुमालिक आईफैक के मेंबर्स हैं। समझ गए, यानी आधी से ज़्यादा दुनिया में आईफैक के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। तो आईफैक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमीज़ बेहतर हों, लोगों की इकोनॉमीज़, गोरा ही कहता है ना, इकोनॉमीज़ बेहतर हों। इकोनॉमीज़ बेहतर होंगी, लोग खुशहाल होंगे, खुशहाल होंगे अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और उनकी है ही एक ज़िंदगी, उनका तो है ही ज़िंदगी एक, अच्छी गुजारो, ठीक है, खुश रहो, एंजॉय करो। वो कर भी नहीं एंजॉय, ठीक है। वहाँ हम देखते हैं टीवी पे अक्सर वो जस्ट फॉर गैग्स में वो शुगल वुगल करते हैं, लोग हंसते हैं, क्या क्या मारते हैं। हमारे यहाँ किसी शुगल करें वो चंडी हो जाते हैं, किसी के लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। मेरा कज़न यहाँ से गया आयरलैंड, वो कहता है मेरा वहाँ से एक्सीडेंट हो गया, सामने से बंदा निकला, मैं कहा कुट पड़नी है मुझे। कहता आया बाहर निकल, कहता कोई चोट तो नहीं लगी? कहता मैं हैरान, मैं कहा नहीं लगी। कहता आए भाई मैकडॉनल्ड कॉफ़ी पीते हैं तो गपशप करते हैं। कहता मैं हैरान, झूठ तो नहीं बोला ये। तो हमारे क्या होता है कि जैसी लड़ाई होती है माँ बहन गाली शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ठीक है। हमें सिर्फ ये आ गया सुकून सिर्फ कब्र में, हाँ, यानी वो हूरे गए जन्नत में, इतने बड़े बड़े अंगूर होंगे। चलो हम अंगूरों के चक्कर में यहाँ ख्वार हो जाए और बड़ी बड़ी आंखें होंगी, ठीक। तो आईफैक का, इसको वापस आते हैं, आईफैक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमी जरूरत हो, लोगों का खुशहाल, वो इस पे वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। तो कोई भूखा ना मरे, फिर वो उन्हें करके भी दिखाया, उन्होंने करके भी दिखाया ये कि कुछ जॉबलेस सब कहते हैं जॉबलेस हैं, आज ये वजीफ़ा लग गया। मैं अब यूरोप में कोई जॉबलेस हो वजीफ़ा मिलने लग गया था, यहाँ जॉबलेस हो रिश्ता नहीं मिलता, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। तो अच्छा आईफैक ने क्या किया, आईफैक ने भी इकोनॉमीज़ को बेहतर करने के लिए इसने कहा स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज, फिर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल, कि जो स्टैंडर्ड जापान में चल रहा है वही ईरान में चल रहा है, वही अफ़गानिस्तान में चल रहा है, और वही आपका फॉर एग्जांपल नॉर्वे में चल रहा है। समझ गए, क्लियर है। ऐसे ही यूनिफॉर्म ऑडिटिंग आई, यूनिफॉर्म जैसे अकाउंटिंग यूनिफॉर्म हुई, ऑडिटिंग भी, कि अब जापान में बैठ के एक ऑडिटर कहता है इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ फलाना मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड, तो हाँ वो जापानी क्या समझते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन है और क्वालिफिकेशन है बिकॉज ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट एंड इट हैज़ ए नॉन परवेसिव, यही समझते हैं ना। अच्छा एक बंदा कुवैत में बैठ के रिपोर्ट पढ़ा है तो वो क्या समझ रहा है, वो भी यही समझ रहा है। ट्रस्ट हो ना, एक दूसरे के ऑडिटर्स में ट्रस्ट हुआ, ठीक है। आप देखें ना, आप जब अभी आपको अंदाजा नहीं है, मैंने इस कॉन्वेंट में गया था 4 महीने के लिए जद्दा में, सऊदी अरेबिया में टाइम गुजारा, तो वहाँ जाके फील होता है, यहाँ में लगता है हमारा इंस्टीट्यूट कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, कैसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है हमारी, कि आप इंजीनियरिंग करके जाएँ, डॉक्टरी करके जाएँ, वो कहते हैं पहले फलानी डिग्री लो, पहले ये करो वो करो, आपसे नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसने वही ऑडिटिंग पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। वर्ड्स भी आईफैक ने वर्ड्स भी क्या कर दिए, यूनिफॉर्म कर दिए।
जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना 705 कहाँ गया, गायब हो गया, 705 वो क्या कहता है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, ये दो बातें करता है ना क्वालिफाई। उसने इससे निचले पैराग्राफ में मना किया हुआ है, आपके पास बुक्स है, मैं भी ले जा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर के अलावा कोई दुनिया का वर्ड यूज नहीं करना, मना कर दिया उसने। आप इतनी यूनिफॉर्मिटी, तो इससे क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट डेवलप हुआ। क्रॉस बॉर्डर यहां बैठ के, मैं देखो जापान के, जापान में आईफैक है, अच्छा ठीक है, एक ही ट्रस्ट हो गया, आईफैक के मेंबर है। फिर अगला देख तो क्या हो, यहाँ बैठ के जापान के ऑडिटर की साइन की हुई रिपोर्ट पे ट्रस्ट हुआ। जापान में बंदा बैठा, उसको अमेरिका की रिपोर्ट पे ट्रस्ट हुआ, अमेरिका वाले को कुवैत। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हुई, पे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हुई, उससे इकॉनमीज में चली। लोगों ने यहाँ बैठ के देखते हैं यार, अब मेरा एक दोस्त है, उसकी अल-सैफ ग्रुप में जॉब हुई है सऊदी रियाद में। उसने क्या किया, रियाद के अकाउंट्स खोले और देख रहा है अच्छा अकाउंट्स, वो ट्रस्ट कर रहा है। वो ये नहीं सोचा कि पता नहीं ऑडिटर झूठा सच्चा है, पता नहीं ऑडिटर कंपिटेंट है कि नहीं है, उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं। ये है क्रॉस। और यहाँ से उसने जॉब छोड़ी, 1.1 मिलियन के करीब उसकी सैलरी थी यहाँ पे, जॉब छोड़ी और छोड़ के वहाँ जाके जॉब कर दी। किसको देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कंपनी वर्दी है, इस काबिल है, इतने इसका मुंह मत्था है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो ये है क्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट डेवलपमेंट, समझ गए। अच्छा, इसी अब यहाँ तक आ गए, इसको खोल भी लिया, ये पढ़ लेते हैं, फिर आइंदा नहीं पढ़ेंगे इसे। क्या कहता है, 130 कंट्रीज हैं और मेंबर्स कितने आईफैक के, 175। ये कैसे हो गए, 130 मुल्कों में 175 मेंबर कैसे हो गए? कहीं क्या आपके पाकिस्तान में ज़्यादा है, पाकिस्तान में आईकेएफ भी मेंबर है, आईसीएमए भी मेंबर है, पिफा भी मेंबर है, समझ गए, याद रहेगा। तो ऐसे मेंबर्स बढ़ गए। अच्छा, फिर इसे निचले इस लाइन पे है लिखा हुआ है ये 175 मेंबर्स है ना, अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटिंग 3 मिलियन अकाउंटेंट्स, 30 लाख के हैं, उनमें से एक मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बाकी आप लोग भी बनेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है। आपके एक्स प्रिंसिपल थे अंजुम साहब, करंट प्रिंसिपल आपके मेंबर हैं हसन, ठीक है, समझ गए। मेरे फादर मेंबर हैं, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, इसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज की बात कर रहे थे, मैंने बात की थी आपसे, ठीक है, समझ गए। फिर सेकंड पैराग्राफ में कहता है, करता क्या है, जो लोग ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर आईफैक से बातें की, ये क्या करता है जी, क्वालिटी कंट्रोल की बातें करता है, कोड ऑफ एथिक्स की बातें करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करता है, स्टेबल इकोनॉमीज की बातें करता है, ठीक हो गया। फिर इससे निचले में आए, अगर आईफैक क्या करता है, उसने कुछ तीसरा पैराग्राफ इसके ऊपर खुद पढ़िएगा। चौथे में आए, उसने कहता है आईफैक क्या करता है, बहुत से बोर्ड्स हैं, जो मैंने बात नहीं की थी बोर्ड्स की, सबसे पहला कौन सा, IASB। ये IASB क्या करता है, मैंने बताया स्टैंडर्ड बनाता है। फिर और बाकी बोर्ड हैं, खुद पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा इस पर, ठीक है। उसने भी नहीं वेस्ट किया टाइम, उसने भी किस पे वेस्ट किया टाइम, जाके अगले पेज पे IAAS, जो आपके काम का है, जो आपके काम का है, ठीक है। बाकी वो काम क्या करता है, 4.3 में लिखा हुआ है कि वो स्टैंडर्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, समझ गए जी, याद रहेगा। अच्छा जी, इस पे आ जाए, कोड ऑफ एथिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, आईफैक ने खुद बनाया है, ठीक हो गया। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में है क्या, कोड ऑफ एथिक्स में है क्या, इसको याद रखना है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल
एथिक्स खुद कहता है कि इसमें कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कहता है 3 चीजें, एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स और इनको थ्रेड्स हैं, पढ़े हुए थ्रेड्स। 3 चीजें सुन लेना, एथिकल, उसने कहा आपके कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़े हुए आपने, अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल, फिर क्या है, इन प्रिंसिपल्स पे सर्टेन थ्रेट्स हैं, इन प्रिंसिपल्स पे सर्टेन थ्रेट्स हैं, और फिर कहते हैं इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल। थ्रेट है, इस थ्रेट को आपने क्या करना है, रिड्यूस, कितना, एक्सेप्टेबल लोअर लेवल। जीरो की बात नहीं करता, कहता कुछ जगह में थ्रेट जीरो हो नहीं सकते, थ्रेट खत्म, थ्रेट खत्म, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, आपने उसको स्टैंडर्ड के वर्ड्स क्या है, लोअर कर लेना है टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल, रिड्यूस कर लेना है टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल, ठीक है। तो कैसे अपने रिड्यूस करना है, बाय अप्लाइंग, ठीक है, सेफगार्ड्स, बाय अप्लाइंग। मैं रिपीट करता हूँ, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनको थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल सेफगार्ड अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा है कि थ्रेट्स हैं, थ्रेट को रिड्यूस करने, प्रिंसिपल्स हैं, इन पे सर्टेन थ्रेट्स होते हैं, और थ्रेट्स को करने के लिए सेफगार्ड अवेलेबल है। ये कहता है इफ आफ्टर अप्लाइंग ऑल अवेलेबल सेफगार्ड्स थ्रेट कुड नॉट बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लोअर लेवल। आपने सेफगार्ड अप्लाई किए और थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर सके, तो स्टैंडर्ड कहता है आपने एथिकल प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने क्या करना है, असाइनमेंट छोड़ देनी है, रिज़ाइन कर दें, डिक्लाइन कर दें, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें, अगर जॉब कर रहे हैं रिज़ाइन कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किस पे, समझ गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, फ्रेमवर्क क्या कहता है, आपके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से भी हम पढ़ेंगे, उन प्रिंसिपल को सर्टेन थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं, सर्कमस्टांस से सर्कमस्टांस ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में सारे एग्जॉस्टिव सेफगार्ड्स अप्लाई करने के बावजूद भी, सारे एग्जॉस्टिव मेल लेने के बावजूद भी आप थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर सके टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, तो क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं करता हूँ, कहता है डिसएसोसिएट कर दें, विदड्रॉ कर दें, रिज़ाइन कर दें, डिक्लाइन कर दें, छोड़ दें, डिसएसोसिएट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक हो गया। वही वाले होंगे, मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन से हैं, अगर जो भी हम पढ़ लेंगे उसको, समझिए, कोई मसला। कोई और कर ले, कोई और कर ले, कंप्रोमाइज़ की बात नहीं करता। अगर आप मुझसे सुने जा रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लें, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ने, कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं कहा, ठीक है। वो कौन से थ्रेट्स हैं हम पढ़ेंगे, सेफगार्ड्स कौन से हैं पढ़ेंगे, और एथिकल प्रिंसिपल। देखें, मैंने आर्टिकल्स किए डिलॉइट से, मैंने अपने पार्टनर को रिज़ाइन करते देखा कि एथिकल प्रिंसिपल थ्रेट आ गया, रिज़ाइन कर दो। मैंने अपने फादर को देखा है, ये रिज़ाइन कर दो। हम आम दुकानदार नहीं है ना, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी बीवी बच्चे हैं, ठीक है, हमारी बेगमात भी नॉर्मल के सूट मांगती, ठीक है, हमने भी कुर्बानियों पे बकरे ज़िबा करने, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर असाइनमेंट जो आ रही है उसको मुंह उठा एक्सेप्ट करें। स्टैंडर्ड कहता है पिक एंड चूज करें, सिलेक्टिव हो जाए। और हमने इसको पढ़ा भी है, कहाँ पढ़ा इसको हमने,
ऑडिट में स्टेज नंबर 1 क्या थी? हमने नखरे नहीं किए, हमने कहा नहीं भाई क्लाइंट कौन है, इसकी इंटेग्रिटी कैसी है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है। हमने सब कुछ करने के बाद सेलेक्ट किया ना। दुकानदार करता ही, उसके बाद कस्टमर आता है वो क्या करता है? वो पूछता कौन है, कहाँ से है, इंटेग्रिटी कैसी है आपकी, करते क्या आप, इसको गुड्स का क्या करना है, पूछता है वो कहता है आन दो। वो क्या कहता है? और वेयर एज ऑडिटर क्या करता है? पूरी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। सिलेक्टिव हुआ ना वो ऑडिटर, सिलेक्टिव हुआ ना, यही स्टैंड करता है कि आप हर असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों का स्टेक है, पब्लिक स्टेक है, पब्लिक हम पे कॉन्फिडेंस करती है, हमारे साइन पे रिलाई करती है, ट्रस्ट करती है, हमारी रेपुटेशन है। समझ में याद रहेगा? चलें आगे जी, अब आगे आ जाएं। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 1.1 में ना मैं इसको जल्दी से स्किप करूंगा, इसमें कोई मजे की बात नहीं की उसने, जेनेरिक सी बातें की हैं कि आईफैक क्या करता है, ऑब्जेक्टिव के कोड ऑफ एथिक्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए कहता है जी एथिकल प्रिंसिपल भी होने चाहिए। यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल और ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास हम पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है, लोगों का स्टेक ज़्यादा है। समझ गए? पहले पैराग्राफ, उसके पहले 3-4 पैराग्राफ ऐसे जेनेरिक से पैराग्राफ है, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या कहता है? ऑल चार्टर, सेकंड पैराग्राफ, ऑल चार्टर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सब चार्टर ओनर्स ने क्या करना है? ऑल चार्टर ओनर्स क्या कहता है? आर रिक्वायर्ड। पता ना रिक्वायर्ड का मतलब? ये नहीं कि दिल कह रहा तो कर लें, ठीक है, ये नहीं दिल कह रहा तो कर लें, नहीं दिल कह तो रहने, ठीक है। आर, अच्छा, अगर कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस करें, अगर कोड ऑफ एथिक्स की, फिर क्या होगा? ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आपकी एक है लॉ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1960, इसके सेक्शंस की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। तो कोड ऑफ एथिक्स आईफैक के बने हुए हैं, उनकी कंप्लायंस अगर आपने ना की तो आपके खिलाफ लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, या आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कौन लेंगे? आईकैप वाले। किसके थ्रू? तो इसमें उसने डिफरेंट पैनल एक्शन लिखे हुए हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला एक्शन क्या है, जो सबसे सॉफ्ट है, वो क्या है कि आपको वार्निंग दे देंगे क्या ये आपने हरकत की है, मिस्टर एक्स ने हरकत की है, आइंदा ना करें, हमको वार्न करें, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं? रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? हाँ, डांट डपट, विदाउट नेम। विदाउट नेम क्या होता है? एक चार्टर ओनर ने हरकत की है, आइंदा ना करें, और उसको हम रेप्रीमांड करते हैं। विदाउट, न्यूज़ लेटर में नाम आता है, नाम नहीं आता, विदाउट नेम, ठीक है। इसके बड़ा ऑफेंस करें तो फिर कहते हैं रेप्रीमांड विद, मिस्टर फलाने ने ये हरकत की है, और ये पब्लिक हो जाता है, नाम रेपुटेशन हिट होती है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? फाइन्स हैं, फाइन एंड पेनल्टीज हैं। फिर क्या है? सस्पेंड कर देते हैं आपको, सस्पेंशन ऑफ योर नेम फॉर सर्टेन पीरियड। आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया, 1 साल के लिए बैन कर दिया, 5 साल के लिए बैन कर दिया। समझ गए? फिर छठा क्या है? कैंसिलेशन ऑफ नेम एज मेंबर। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है, सबसे बड़ा ये पनिशमेंट ये है कि आपका नाम ही मेंबरशिप की लिस्ट से कैंसिल, लाइफ टाइम कैंसिलेशन, लाइफ टाइम कैंसिलेशन ऑफ नेम। मीन यू कैन नॉट, आप अपने को चार्टर नहीं कह सकते,
अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अब जॉब नहीं कर सकते चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मेंबर ही नहीं। अब सऊदी अरब जाएंगे, वो कहते हैं हाँ, देखे ना बहुत से, जैसे आपके पाकिस्तान में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी का CFO बन सकता है जो किसी IFAC की बॉडी का मेंबर हो। अब आप किसके मेंबर है? समझ गए? तो ये जो ये बातें ये शुगल में नहीं पढ़ा रहे। अब बोलेगा शायद मैं कोई बीच में फनी बात कर रहा हूँ तो ये शायद शुगल चल रहा है, ठीक है? ये सीरियस मैटर है, हमें बड़ा सीरियस सुनना पड़ेगा, याद रहेगा जी, क्योंकि अदरवाइज आप पे क्या हो सकता है, इसकी नॉन कंप्लाइंस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा और इसकी आपके खिलाफ ये पनिशमेंट हो सकती है, और ये हुई है। आपके फैसला में मेंबर 5 साल के लिए बैन हुए हैं। अभी पिछले दिनों KPMG उन्होंने 35 लाख का फाइन किया ऑडिटर को और 3 ही अपनी 5 साल के लिए बैन कर दिया, ठीक है? ये वाला ठीक है, समझ गए? 2016-15 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट कोई मॉरल टर्पिट्यूड का केस उसके अगेंस्ट हुआ, कोई गैर अखलाकी हरकत की होगी, सिंध हाई कोर्ट में फैसला उसके खिलाफ हो गया, ठीक है? तो ICAP ने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंबरशिप लाइफ टाइम कैंसिल की कि तुम्हारी वजह से बाकी मेंबर्स की इंसल्ट हुई है। समझ आए इस बात को? देखिए हमारे पास क्या रेपुटेशन है ना, हम कभी कहते हैं फलाना मौलवी करता, हम क्या कहते हैं? सारे मौलवी, हम कहते हैं फलाना पुलिस वाला करता, क्या कहते हैं? पूरी क्लास खराब होती है ना, हम कहते हैं ये जेट होती सारे ऐसे अराई छोड़ते हैं किसी को, सबको रगड़ते हैं पूरी क्लास को। ठीक है, तो हम जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी अकाउंटेबिलिटी उतनी बड़ी होती है ना मेरा, समझ गए? याद रहेगा इस चीज़। तो हमने जब भी प्रोफेशन में आना, तो बात की बात है, आने से पहले स्टूडेंट्स आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आम स्टूडेंट नहीं। मैंने 5-6 बच्चे ऐसे मैं जानता हूँ जिनके खिलाफ कोड ऑफ एथिक्स अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, ये एथिकल कोई हरकतें उन्होंने उल्टी सीधी की, उस पर केसेस चल रहे हैं। ये उनकी एक बच्चा ICAP के पेपरों में नकल मारता पकड़ा गया, तो ICAP ने क्या किया, लाइफ टाइम उसकी पेपर कैंसिल कर दी। जो पेपर पास किया सारे फारग, वो फर्दर अपीयर ही नहीं हो सकता एग्जाम में। ठीक है, ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कराची के, उन्होंने एक लड़की को आर्टिकल्स दिए, साइलेंट आर्टिकल्स। उसकी शादी हुई थी, वो हैदराबाद बैठी थी और कागजों में आर्टिकल्स कर रही थी। वो ICAP को रिपोर्ट मिल गई, ICAP ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ टाइम मेंबरशिप कैंसिल की और उस बच्ची के जितने पेपर पास थे सारे कैंसिल कर दिए। समझ गया नहीं बात? याद रहेगा? ऐसे ही आप आपने आगे आर्टिकल्स का नहीं आना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कोई ऐसी हरकत की, पार्टनर ने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, OC दे दिया, OC NOC की बात नहीं कर रहा, किसी बात कर रहा हूँ, OC की। आप एग्जाम में ही बैठ सकते हैं ICAP के, आपको अगला बंदा आर्टिकल्स नहीं पूरा करने देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आर्टिकल्स कर रहे हैं, मैंने एक बंदे को OC दे दिया, कोई और बंदा उसको आर्टिकल नहीं दे सकता, और जब तक वो आर्टिकल कंप्लीट ना हो आप मेंबर नहीं बन सकते। पता है आपको? जब तक आर्टिकल कंप्लीट ना हो, ठीक है? मेरा जानने वाला 7-8 साल हो गया उसको, ICAP के पेपर पास किए सारे उसने, ICAP के, लेकिन अपने आर्टिकल्स प्रॉपर्ली फिनिश नहीं किए। उसके पार्टनर ने उसको आर्टिकल्स कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो अभी तक मेंबर नहीं बना। पेपर सारे समझ गए?
तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी